आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के बजट प्रतिवेदन के अंदर अनुपूरक मांगों में बोलने के लिए प्रथम स्पीकर के तौर पर चुना गया है। मैं आप सबकी आज्ञा से विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद 19वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, तत्कर्म यन बंधाय स विद्याया मुक्तवे आयासाया परम कर्म विद्यायान्या शिल्प निपुणम। कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाएं। सनातन धर्म और भारतीय संकल्पना के मंगल बोध का स्मरण करते हुए मैं भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और प्रदेश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के इस गौरवशाली सदन के प्रत्येक साथी का अभिवादन करते हुए सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ स्वतंत्रता के अमृतकाल 2047 के विजन को ध्यान में रखकर युवाओं को केंद्र में रखकर बनाए गए सर्वसमावेशी विकासोन्मुख बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सा विद्या या विमुक्त ये विद्या वही जो मुक्त करे। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में विद्या वही है जो मुक्त करे। इस द्वय बोध से मुक्त करे, देही में स्थित करे, पेट की चिंता से मुक्त कर, चिर चिंतन दिव्य चेतना से युक्त करे। मुक्ति किससे? मुक्ति बस्ते के बोझ से, मुक्ति शिक्षा के आर्थिक बोझ से, मुक्ति अंग्रेजी सोच से और अंग्रेजी भाषा के मैकाले तंत्र से, मुक्ति कोचिंग सेंटर के चक्रव्यूह से, मुक्ति प्रतिस्पर्धा के तनाव से, मुक्ति की आजीविका की चिंता से। और मुक्ति कैसे हो? सरकारी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाकर, विद्वान कुशल अनुभवी शिक्षकों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर, स्कूली शिक्षा पूर्ण होते ही भविष्य के लिए स्वयं की रुचि क्षमता अनुसार उच्च शिक्षा का मार्ग तय कर प्री कॉलेज काउंसलिंग के माध्यम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को भी मातृभाषा में उपलब्ध करवाकर आधुनिक तकनीक के उपयोग की सिद्ध हस्तता प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान कर प्रतियोगी युग के अनुरूप आधुनिकतम तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण अभ्यास की उपलब्धता करवाकर, और जब यह सभी चैनल पूर्ण कर ले तो इन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों के साथ मिलकर पढ़े हुए विषयों का आजीविकापयोगी व्यवहारिक उपयोग का कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर, और सबसे बड़ी बात, इन पूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विद्यार्थी को भारतीय गौरव से जुड़ाव बढ़ाकर उसे अनुभव कराना कि वो मालिक बनेगा, नौकर नहीं, वह सक्षम बनेगा, आश्रित नहीं, वो अनाश्रित, दूसरों का सहारा देने योग्य, सबल और स्वतंत्र। यही हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ने का फल है और नई शिक्षा नीति 2020 में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। आपको लग रहा होगा कि मैं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा अनुदान की मांगों पर बोलते हुए समय विषांतर कर रहा हूँ, कहीं भटक गया हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये सारे विषय हमारी नई शिक्षा नीति 2020 का मूल संकल्पना है और यही हमारे विषय है जो हमारे इस बजट के अंदर हैं। तो हमारा बजट नई शिक्षा नीति के आधार पर हमारे प्रदेश के युवाओं को भारतीय परंपरागत युक्त आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाला है। आइए इस बजट के अंशों में से आप इस एसेंस को निकाल करें। आज हमारा सदन उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा की अनुदान मांगों की चर्चा करने के लिए एकत्र हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे विषय हैं जो सीधे सीधे प्रदेश के युवाओं का भविष्य निर्धारण करते हैं और युवाओं का जैसा भविष्य होगा वैसा ही हमारे प्रदेश का भविष्य होगा, और इसी कारण तो हमारा संपूर्ण बजट युवाओं के सुनहरे भविष्य को केंद्रित करने वाला है। मैं इस बजट के मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में बजट में 7,064 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए बजट में युवा नीति है। 4 लाख सरकारी नौकरियों का सुदृढ़ संकल्प है। 300 करोड़ की लागत से प्रदेश के तकनीकी संस्थानों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए RIT आरंभ करने का नवाचार अद्भुत है। 2 वर्षों में 20 नए ITI और 10 नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोलने के लिए बजटीय प्रावधान है। 1 दर्जन नए महाविद्यालय, 8 कन्या महाविद्यालय, 3 नवी कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प है।
25 महाविद्यालयों में से नए विषय और पीजी स्तर के कमनोन्नयन का इसमें उल्लेख है। 125 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय भवनों के नवीनीकरण रखरखाव के कार्यों को इसमें संपादित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1000 करोड़ से भी अधिक की लागत के प्रदेश के RIT में आधारभूत सुविधाओं को विकास और आधुनिकीकरण किया गया है। और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक इस RIT के लिए जो 4 इस बजट में प्रस्तावित है उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही दिन से बजट के माध्यम से किया गया है। और सबसे बढ़कर अब इन उच्च शिक्षा नीति के तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम में हिंदी माध्यम में उपलब्ध होंगे, ताकि सुदूर गांव की डाणी की प्रतिभाएं अंग्रेजी के डर से इन कॉलेज और महाविद्यालयों में एडमिशन लेने से डर न रहे और वंचित भी नहीं रहे। सामान्य स्नातक स्तर पर ड्रॉप आउट रोकने के लिए और बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए कालीबाई स्कूटी योजना चल रही है। हमारी सरकार ने अब तकनीकी शिक्षा केंद्रों में भी बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए 500 स्कूटी की योजना इस बजट के माध्यम से इस वर्ष चालू की है। कॉरपोरेट सर्टिफिकेशन की योजना से अब हमारे बच्चे अध्ययन के साथ ही कमाने के लिए भी प्रमाणित रूप से तैयार हो जाएंगे। अब हमारी सभी शिक्षा केंद्र नई शिक्षा नीति के रंग में नजर आएंगे और इन सभी योजनाओं से निकले युवा को अवसरों की कमी नहीं रहे। इसीलिए उच्च शिक्षा शिक्षित तकनीकी सक्षम युवाओं को मिलेगा सहारा यूथ डिपार्टमेंट का। केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रहे, नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने। इस भाव से इसकी तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ स्टेट स्किल डेवलपमेंट की भी पॉलिसी बनाई गई है, जिस स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन से 10 लाख रोजगार के अवसर की उपलब्धता की ठोस योजना है। आधुनिक डिजिटल तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्ययन अभ्यास के अवसरों के लिए स्पष्ट संकल्पना है और इन अवसरों से तैयार होने वाले युवाओं के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम द्वारा आधुनिक सफल कंपनियों के प्रबंधकों से मिलने, स्वयं का स्टार्टअप आरंभ करने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया गया है। अटल इनोवेशन स्टूडियो के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग से लेकर कॉमिक डिजाइनिंग तक तैयार करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। और ये जितनी भी तकनीकी स्किल डेवलपमेंट की और रोजगार उन्मुख जितनी भी योजनाएं हैं, भले ही वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, उन सबका समावेश तकनीकी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में और सभी महाविद्यालयों में इसका पाठ्यक्रम को इसमें सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित इस बजट में किया गया है। इन सारी योजनाओं की महत्ता समय में हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारी सरकार को विरासत में क्या मिला। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछली सरकार की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा रीति नीति 24 फरवरी 2022 में कांग्रेस की सरकार एक बिल लाई थी, राजस्थान गुरुकुल यूनिवर्सिटी बिल, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बिल। कैसी यूनिवर्सिटी जो धरातल पर नहीं थी। हमारे नेता श्री राजेंद्र राठौड़ ने सदन में खड़े होकर कहा था, उन्होंने स्वयं उस स्थान पर जाके देखा है, वहाँ का वीडियो बनाया है। कांग्रेस की सरकार को शर्मनाक अवस्था झेलनी पड़ी और उस बिल को वापस लेना पड़ा। दूसरा, यही थी वह सरकार कांग्रेस की जिसमें भ्रष्टाचार, RPSC जो इनके भ्रष्टाचार का प्रिय अड्डा बन चुका था। कांग्रेस के हर कार्यकाल में RPSC में भ्रष्टाचार चरम पर होता है, ये हमने पीछे रिकॉर्डों में देखा है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की हर एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ, हर परीक्षा नकल माफियाओं के हत्थे चढ़ी, युवा ठगा सा गया। नौकरी के नाम पर परीक्षाओं के नकल पेपर लीक के कारण बार बार कैंसिल होने लगे। और मैं बताता हूँ, इन प्रदेश में नकली घोषणाओं की जड़ी लगा दी। नए महाविद्यालय, नए तकनीकी संस्थान, इनकी घोषणाओं की अधिकांश संस्थान संसाधनों के अभाव में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक भी कहीं पूरे नहीं है, भवन जुगाड़ में चल रहे हैं। जहाँ भवन बनाए गए हैं वे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। हमारे जोधपुर में इन्होंने नकली स्वीकृति से वन भूमि पर कॉलेज का ढांचा खड़ा कर दिया। अब वन विभाग उसे तोड़ने पर आमादा है। करोड़ों रुपए लग गए कन्या महाविद्यालय लाल सागर जोधपुर के नाम पर। और कांग्रेस के शासनकाल के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती घोटाला कांड तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और हमारे सूर्य नगरी के लोगों को बार बार जब उसका उल्लेख आता था तो शर्म से अपना सर झुकाना पड़ता था। कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा के लिए एक नया पॉलिटेक्निकल कॉलेज मंडोर में दिया। 5 साल से आदरणीय अध्यक्ष महोदय वो महाविद्यालय चल रहा है पॉलिटेक्निकल कॉलेज, पर वो उस जगह नहीं चल रहा है मंडोर में। पुराने ही पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो जोधपुर शहर विधानसभा में स्थित है उसी में उसका संचालन हो रहा है। अतः जो विरासत में मिला
एक दिशाहीन भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जिसे सुधार कर पूर्णतया सकारात्मक प्रभावी रूप से लाने का संकल्प हमारी भाजपा सरकार का है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साथ में हमारे आदरणीय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब का, कि उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म और हर जो नीचे के तबके और जो लोगों के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर जो एक भावना थी, उस संकल्पना के साथ इस बजट में उन्होंने उसको उतारा। और ऐसे घोटालों, भ्रष्टाचार और नकल माफियाओं के मकड़ जाल में रंगी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के हमरंग नेताओं को विश्वास ही नहीं होता है कि सरकार अपने बजट के वादों को भी पूरा कर सकती है। पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यह मोदी जी, भजनलाल जी की भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो राजस्थान को विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ाकर विकसित बनाकर ही रहेगी। हम शिलान्यास भी करते हैं, उसी कार्यकाल में लोकार्पण भी करते हैं। हमारी सरकार विजन वाली सरकार है। विजन प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का, विजन युवाओं को कुशल, प्रशिक्षित, प्रतिस्पर्धी बनाकर नौकरी प्रदाता बनाने का, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कर दिखाएंगे। और इसको पूरा करने का दमखम हमारे उप मुख्यमंत्री तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी में है। उनके नेतृत्व में यह विभाग पूरी कर्मठता से इन बजट में किए हुए वादों को पूरा करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान कुछ ऐसे विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा जो यदि अपने जवाब में सम्मिलित करें तो इससे इतने सुंदर बजट में और सुगंध बढ़ जाएगी। आपने गुरुकुल शब्द की महत्ता को जानकर पद नाम परिवर्तित किया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पर ऐसे भावपूर्ण शब्द की पुनर्प्रतिष्ठा के समय मेरी एक वेदना उभर कर आती है। कई बार हमें ऐसे समाचार मिलते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अपने पेंशन भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि ये वे शिक्षक जिनसे हम सभी पक्ष विपक्ष के साथी कभी न कभी पढ़े हैं, वे हमारे आचार्य है, गुरु है, वे यदि वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए सड़कों पर बैठे आंदोलन करें तो हम सभी लोगों के लिए एक लज्जा का विषय है। अतः मैं पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों की सम्मति और सहयोग से यह मांग प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पेंशन भुगतान की जिम्मेवारी सरकार स्वयं उठाएं और ऐसी व्यवस्था करे कि कभी भी हमारे आचार्यों को अपनी पेंशन के लिए आंदोलन नहीं करना पड़े। जब मैं आचार्यों के लिए इतनी संवेदनशील बात, हृदय की गहराई और वेदना अनुभव करते हुए कह रहा हूँ, तो एक विचित्र स्थिति इसके विपरीत भी बन रही है। आप सभी सहमत हो गए कि हमारे समय में हम जब कॉलेज जाते थे, कक्षाएं नियमित होती थी, हम कक्षा में अध्यापन के भरोसे ही आज तक यहाँ पहुँचे हैं। परंतु क्या आप सभी को यह नहीं लगता अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी केवल एक एग्जाम टाइम अटेंडेंस वाले संस्थान बन गए। कक्षाएं प्राय खाली रहती है। परीक्षाओं में स्थानीय स्तर पर अंकों का खेल सिफारिश और संकाय बचा रहे के आधार पर चलता है। ऐसे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, प्रबंधकों, सरकार के उच्च स्तर की नीति निर्माताओं की और सभी विद्यार्थियों को मिलकर सोचना होगा कि हम विश्वविद्यालयों की कक्षाओं की उपयोगिता को कब वापस लौटाएंगे। नहीं तो याद रखिए, ये कोचिंग वालों का चक्रव्यूह पहले तो विद्यार्थियों को खा रहा है, फिर इन कॉलेज विश्वविद्यालयों के पदों को खा जाएगा, फिर आप इन संस्थाओं को खा जाएगा। यह बहुत गंभीर विषय है। इस बारे में मेरा सुझाव है, आप प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक YouTube चैनल बनवाइए। इस प्रकार कक्षावार प्लेटलेट सेक्शन बनवाइए और यह अनिवार्य कीजिए कि प्रत्येक शिक्षक को उनकी प्रत्येक दिन की प्रत्येक कक्षा को YouTube पर उस दिनांक के नाम से डालना ही है। कोई विशेष इसमें खर्चा नहीं आएगा। और चूँकि कोरोना में हमको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबको ट्रेंड भी कर दिया, शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी, तो अगर इस तकनीकी माध्यम से इस चीज़ को अगर हम क्रियान्वित करते हैं तो स्कूलों के अंदर, महाविद्यालयों के और तकनीकी महाविद्यालयों में जो अटेंडेंस का इशू है, जो एजुकेशन और क्लास नहीं लगने का विषय है, उस पर हम काफ़ी रूप से काबू कर पाएंगे। दूसरा, शिक्षक अपना मोबाइल और वाईफाई और जितने भी इंस्ट्रूमेंट सबके पास उपलब्ध है, ये बहुत आसानी से हो सकने वाला काम है। और इससे निःशुल्क जो कोचिंग मिलेगी, उससे जो कोचिंग सेंटर की जो अभी एक वायरस सब में फैल गया है, उसको दूर करने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय, बातें बहुत है, कहने की अवसर भी है, पर सबको यह कहना है, मैं अपने वक्तव्य को पूर्णता देते हुए मेरा यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने जो शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को मैकाले की शिक्षा नीति से मुक्त करवाकर भारतीय संस्कारों से युक्त पूर्णतः सुवैज्ञानिक शिक्षा जन जन तक पहुंचाने की जो शिक्षा नीति लागू की है, उस शिक्षा नीति पर आधारित यह बजट है।
जिसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और युवा मामलों के विभाग समन्वय करके एक सर्व विभागीय समन्वयालय बजट है, जिसे पूरा बजट में एक ही टोन में निकलती है। हम बनाएंगे समर्थ, सफल, सुलझा युवा और युवा बनाएंगे विकसित और श्रेष्ठ राजस्थान। इसके साथ ही मैं मेरे जोधपुर के कुछ जो विषय है उसके लिए मैं बात करना चाहूँगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में संस्कृत व्याकरण विषय में कौमुदी प्रक्रिया के साथ में डॉक्टर पुष्पा दीक्षित की परिणीय पॉस्पी प्रक्रिया के अध्ययन का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय महाविद्यालय चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में भवन विस्तार हेतु विशेष बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय महाविद्यालय चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में व्यवसाय, प्रशासन, वनस्पति विज्ञान में पीजी और स्नातक पर संस्कृत संगीत विषय आरंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। प्रदेश के विश्वविद्यालयों, उनके संबद्ध महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों में भी नवीन शिक्षा नीति लागू करने और भारत ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ IKS माध्यम करने जाने की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय कन्या महाविद्यालय गेवा जोधपुर में समाज शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी में पीजी और स्नातक स्तर पर संस्कृत गृह विज्ञान विषय आरंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। MBM विश्वविद्यालय की तर्ज पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं केन कॉलेज महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद का गठन करें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में MBM विश्वविद्यालय को आर्थिक सक्षमता हेतु नवीन पाठ्यक्रमों, उपलब्ध संस्थानों के समुचित उपयोग सहित नवाचारों की समयबद्ध कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। विधानसभा जोधपुर में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा करें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं MBM विद्यालय में नियुक्ति, संविदा कर्मियों और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति की जांच, वांछित योग्यता के दस्तावेजों की जांच, कार्य प्रभार एवं उपस्थिति का भौतिक सत्यापन के साथ प्रदत्त दायित्वों के निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं MBM विद्यालय के शिक्षक एवं कार्मिकों के नियमित पेंशन हेतु सरकार द्वारा बजट किए जाने पर चर्चा करें। और पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइनिंग विद्या के कोर्सेज आरंभ करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें। और अंत में प्रदेश के तकनीकी शिक्षा केंद्रों में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग विषयों पर और साइबर क्राइम प्रतिरक्षा संबंधी विषयों के समावेश की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर में समेकित खेल कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम की स्थापना हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खनन, हैंडीक्राफ्ट, पेट्रोलियम संबंधी नवीन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की चर्चा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन ने जो इस गंभीर विषय, ये गंभीर इसलिए है कि आज हम सब रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं और जो पढ़ाई हमने की उस पढ़ाई का महत्व किताबों तक ही रह गया। और जिस हिसाब से देश में और विदेश में और पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि पूरा विश्व आज की तारीख में एक पूरा बाजार है और हम इसको अलग अलग देशों को अलग अलग सीमाओं में नहीं बांध सकते, क्योंकि तकनीकी ज्ञान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, रिसर्च इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम इन चीज़ों का समावेश हमारे स्कूली, तकनीकी और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नहीं कर पाए तो वो समय नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। मैंने भी जोधपुर विश्वविद्यालय से ही शिक्षा की, मैं बाद में CA की और अभी मेरे बच्चों की एजुकेशन की वजह से मेरे को विदेश में भी इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला। मैंने एक ही चीज़ वहाँ देखी, वहाँ और हमारी शिक्षा में कोई चेंज नहीं है। वहाँ पे पढ़ाने वाले अधिकांश प्रोफेसर जो है टेक्निकल एजुकेशन में वो हिंदुस्तानी है, पर सिर्फ एक बात की हमारे में और उनमें एक फ़र्क है कि वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे, रिसर्च के ऊपर और आगे रिसर्च करके और उन विषयों के ऊपर जितना खर्च करते हैं नई प्रौद्योगिकी और नए ज्ञान के ऊपर, वो हम में अभी तक है। क्योंकि हम अभी तक, हमारा जो बुनियादी ढांचा है, आज शिक्षकों को जो वेतन देना है, आज हमको क्या करना है, हम उसी में अभी तक जूझ रहे हैं। हम उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं कि हम नवाचार के माध्यमों को अपनाकर इन कॉलेज का अपग्रेडेशन करें। तो मैं पूरे सदन को, सभी सदस्यों को भी ये कहूँगा कि इस बारे में अपने अपने क्षेत्रों में और जितना भी आपके पास इस कार्य करने योग्य योजना हो वो हम सब के बीच में बांटें, जिससे कि राजस्थान का और भारत का जो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जाए कि लोगों को बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े और यहाँ से पढ़े हुए हर
छात्र को, हर युवा को नौकरी आसानी से मिल सके, यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।